आप ढेर सारे निवेशकों के साथ देश भर में काम करते हैं और आप अपना प्यार बॉम्बे के निवेशकों के साथ भी फैला लिया है, तो बहुत ही शानदार बात है। तो गुरमीत, मैं आपसे, क्योंकि आपका व्यू जो है बाजार में डे टू डे आवर बाय आवर वाला नहीं होता है, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि एचएनआई इन्वेस्टर, रिटेल टू बिग एचएनआई, कि आपके पास पूरी रेंज अवेलेबल है, बाजार में कर क्या रहे हैं? क्योंकि एक पॉइंट ये है, जो लार्जर पॉइंट है, कि उतार चढ़ाव के बावजूद एसआईपी आते रहे, और अगर वो इंडिकेटर है तो अबेंडन नहीं किया इन्वेस्टर ने उतार चढ़ाव के बावजूद, एफआई सेलिंग के बावजूद। ये तो बड़ा पिक्चर है। छोटा पिक्चर ये है कि बीएसई के जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडिसेस हैं वो अपने 52 वीक हाई से अभी भी बहुत दूर है, और निफ्टी करीब में है, बैंक निफ्टी तो न्यू रिकॉर्ड। बट इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में कितनों के पास प्राइवेट बैंक भरा हुआ है, कितनों के पास इंडेक्स स्टॉक भरे हुए हैं, सब मिड कैप स्मॉल कैप लेके बैठे हैं, तो उनके पोर्टफोलियोज उनके प्रीवियस हाइक से 25-30% नीचे हैं। अब आप मुझे फीडबैक दीजिए जब आप बात करते हैं अपने इन्वेस्टर्स से देश भर में। बहुत धन्यवाद अजय। और दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली कैचअप कर रहा है, नॉर्थ कैचअप कर रहा है फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन में। बिल्कुल। ये ना, मैं ये बात पहले भी बोलता हूँ, ये पहला अपसाइड है मार्केट का जिसमें शायद रिटेल ने बेटर किया है एचएनआई से, फैमिली ऑफिसेज से, इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि वो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता रहा। बहुत नेगेटिव न्यूज आई, वॉर की न्यूज थी, इन्फ्लेशन की न्यूज थी, यूएस रिसेशन, मतलब जितना नेगेटिव न्यूज हम सोच सकते थे थी। और हमने देखा कि रिटेल फ्लोज काफी स्टेडी रहे, और मैंने देखा है बाजार लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन को ज्यादा रिवॉर्ड करता है इंटेलिजेंस से, जो कि कर रहा है। तो थोड़ी सी ये, मैं हेटेड रैली तो नहीं बोलूंगा, पार्टिसिपेशन कम हुआ इस निफ्टी में। और आप ऐसे ही बोला, निफ्टी थोड़ा सा सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स लार्ज कैप में भी काफी डाउन है। आप देखिए, फार्मा में बहुत अच्छा करेक्शन है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करेक्शन है, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में बहुत अच्छा करेक्शन, और करेक्शन 20-30-35% है कुछ कुछ पॉकेट्स में आपको। तो जहां नंबर अच्छे नहीं है, डिवीज जैसी अच्छी कंपनी जो पहली बार उनका 12 क्वार्टर में एबिटा कम आया, तो स्टॉक मार्केट ने उसको पनिश किया, क्योंकि वैल्यूएशंस जो थे वो हाई थे। आज 3200-3300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 5-5.5 हजार रुपए का शेयर था। तो बाजार अर्निंग को रिवॉर्ड कर रहा है, और अगर वैल्यूएशन हाई है और परफॉर्मेंस कम है तो उसको पनिश भी कर रहा है। मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा चलेगा, और कुछ कंसोलिडेशन अच्छा भी है। तो हम देख रहे हैं कि रिटेल फ्लोज अच्छे हैं, एचएनआईज में और फैमिली ऑफिस में थोड़ा सा कॉशन, वो थोड़ा सा कैश पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं। और थोड़ा सा क्या हुआ है अजय जी, फिक्स इनकम की यील्ड भी अच्छी हो गई है। आज आप 3 साल 4 साल की मैच्योरिटी का कोई डेट फंड लेते हैं तो 7.5% का यील्ड है, और जो कि बहुत अच्छा यील्ड है। ये 4.5-5% था 1 साल पहले। तो एक जैसे कहते हैं कि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा है मार्केट में, तो कुछ पैसा फिक्स इनकम में फ्लो रहा है। एक कैटेगरी है फिक्स इनकम में, टारगेट मैच्योरिटी फंड जिसे बोलते हैं, जो कि एक सेफर कैटेगरी मानी जाती है। उसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर के फ्लोज आए, तो पैसा थोड़ा सा उधर भी मुझे लगता है शिफ्ट हुआ है। थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और कुछ होना भी चाहिए। मुझे लगता है इन्फ्लेशन डाउन साइड में काफी सरप्राइज करेगा। जिस हिसाब से आप कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं, चाहे वो स्टील है, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, पाम ऑयल है, बेस इफेक्ट है, हमने भी शिपिंग रेट्स देखे ग्लोबली, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 1-2 महीने बाद इन्फ्लेशन डाउन साइड पे सरप्राइज करेगी काफी जगह। तो उसके लिए अभी से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होने की जरूरत है, और जिन पॉकेट्स में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उसको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये जो इन्फ्लेशन अगर नीचे की साइड पे सरप्राइज करेगी जैसा आप बता रहे हैं, तो बाजार को पोजीशन कैसे होना चाहिए? अगर मैं पोजिशनल पोर्टफोलियो रन करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डे टू डे काम नहीं करता, लेकिन 3-4-6 महीने 1 साल टाइप का व्यू लेके पोजीशन लेता हूँ, तो किस तरह के स्टॉक्स आपको लगता है यूनिवर्स जो देखना चाहिए ये फॉल इन इन्फ्लेशन को खेलने के लिए? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो कमोडिटी कंज्यूमिंग सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल्स है, वहां पे दोनों का इम्पैक्ट आएगा। आपको रॉ मटेरियल ईजिंग का भी इम्पैक्ट आएगा, और सेकंड हाफ में आपको ज्यादा इम्पैक्ट आएगा मार्जिन में। फर्स्ट हाफ में क्योंकि बहुत जगह प्रमोशनल प्राइसिंग थी अजय, चाहे एमएनएम के लॉन्चेस थे या टाटा मोटर्स के लॉन्चेस थे, फिर BS6 में सेकंड लॉन्च में अपग्रेडेशन हो रहा था, उतना आपको मार्जिन का इम्पैक्ट नहीं दिखा जितना H2 में दिखेगा। और उसके अलावा प्राइस हाइक होने के बाद वापस आने के चांसेस हमने देखा है कम होते हैं। डिमांड मोमेंटम स्ट्रांग है, नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। एमएनएम आप देखिए, अभी भी इतने अपसाइड के बाद कुछ 16-17 टाइम्स
पे ट्रेड कर रहा है। 2.5 लाख की ऑर्डर बुक है। कैंसलेशन रेट मैंने चेक किया, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो डीलर्स हैं, 12-13% ही है। उनका ईवी लॉन्च है जनवरी में, और हमको अभी तक उन्होंने ईवी सब्सिडी को हाई वॉक नहीं किया है जैसा बाकी ऑटोमोबाइल्स ने किया है। सिमिलरली कुछ अच्छी ऑटो एंसिलरीज हैं जिन्होंने काफ़ी कंसोलिडेट किया है, चाहे वो मिंडा है, चाहे वो कुछ अदर्स प्लेयर्स हैं। तो एक एक वो सेगमेंट, एक तो वहाँ पे डिमांड मोमेंटम अच्छा है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है। मारुति खुद इस साल शायद 18-19 लाख गाड़ियों की बात कर रहा है, बहुत समय बाद की बात कर रहा है। तो वहाँ वो एक सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। कुछ पॉकेट्स में एफएमसीजी अच्छा लगता है। एमएनसीज नहीं लूँगा, बट कंपनीज लाइक टाटा कंज्यूमर या जो कंपनीज फूड्स उसमें हैं, वहाँ पे मुझे लगता है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। रूरल एरिया में भी हार्वेस्टिंग के बाद थोड़ा-सा पिकअप के हल्के-हल्के साइन्स हैं, हमें देखना पड़ेगा। तो वो कुछ पॉकेट्स वहाँ पे मैं फोकस करूँगा, और मैं बैंक्स में स्टेडी रहूँगा। अजीत, मुझे लगता है कि अगले 3-4 क्वार्टर शायद 50-60% ईपीएस ग्रोथ बैंक से आने वाला है। एक हमें बस इसमें थोड़ा-सा सतर्क रहना है कि हर बार की तरह हमें कैरिड अवे नहीं हो जाना है कि ये अगला एचडीएफसी है, ये अगला आईसीआईसीआई है। कई बार फास्ट क्रेडिट ग्रोथ के चक्कर में हम क्रेडिट जो एसेट क्वालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो हमने पास्ट में देखा है, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ मेजर्ड क्रेडिट ग्रोथ है, जहाँ क्रेडिट ग्रोथ एसेट क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, वहीं पे फोकस करने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल मैं समझ गया। आप क्योंकि एचडीएफसी बैंक में काम भी कर चुके हैं, आप तो बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बट लेकिन बास्केट अप्रोच यहाँ मच बेटर होती है, ये आपने सही बात बोली। क्योंकि अगर डाइवर्सिफाई करके बास्केट अप्रोच खेलेंगे, थोड़ा लार्ज कैप प्राइवेट, थोड़े कॉर्पोरेट, थोड़े आपने पीएसयू बैंक जो टर्न अराउंड कर रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, उस सब करके आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड रिटर्न्स, रीजनेबल रिटर्न बढ़ जाएगी और कहीं भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं आपको एक अभी भी फ्लैश आ रहा है, गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी का 2023 दिसंबर एंड का पॉसिबल टारगेट रखा है 20,500, और अभी हम हैं 18,000 पे, 10% लगभग उसके आसपास। आपको लगता है कि अगला 12 महीने में 10 से 12% रिटर्न बनेंगे? आपको लगता है 15-16% रिटर्न पॉसिबल है निफ्टी में, या आपको लगता है बहुत बढ़िया काम हो सकता है 20-25% भी पॉसिबल है? अजय जी, मुझे पता नहीं ये लोग कैसे टारगेट निकालते हैं। मैं आज तक नहीं निकाल पाया निफ्टी का टारगेट 6 महीने 12 महीने का। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ। पिछले 25 साल में एवरेज रिटर्न निफ्टी का 13% है, लेकिन सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं जब 13% आया है। तो या तो वो 15-20% आता है, या कम आता है, या नेगेटिव आता है। तो एवरेज रिटर्न यूजुअली नहीं आता है मार्केट में, ये मार्केट की हिस्ट्री है। तो मुझे नहीं पता ये 20-500 होगा या क्या लेवल होगा, पर मुझे ये साइकिल अजय जी 2003 से 7 जैसी लगती है। उतनी एग्रेसिव साइकिल नहीं होगी, क्योंकि हमारा बेस भी बड़ा है। कैपेक्स के अर्ली साइन है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ 18% है, इंडिया का रिलेटिव रेजिलियंस है। अगर फेड पॉज लेता है 1-2 महीने 3 महीने में, जब भी पॉज लेता है, तो इंडिया में फिर उसका बहुत हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारा बॉन्ड इंक्लूजन हो सकता है अगले साल ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, उससे हमारी यील्ड्स जो है वो मुझे लगता है थोड़ा कैप्ड रहेगी लॉन्गर एंड पे। तो मुझे लगता है इंडिया बहुत अच्छी तरह पोजीशन्ड है। तो इसको हमें शायद 3-4 साल की साइकिल में देखना चाहिए, और 1 साल में शायद कंफाइन नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बाजार अगले 3-4 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, और हमारा फोकस वो कुछ अच्छे 20-25, जिसमें हम अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स का टारगेट हमारे लिए रेलेवेंट है। थोड़ा बहुत करना भी चाहिए इंडेक्स फंड में, बट मैं ऐसे 20-25 बिजनेस देख रहा हूँ जो अगले 3-4 साल में मुझे लगता है कि इकोनॉमी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरा फोकस थोड़ा वहां रहेगा, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, बहुत सारे सेक्टर्स में। अभी एफटीए हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ अगले साल हो जाएगा। मुझे लगता है गेम चेंजर हो सकता है बहुत सारे सेक्टर्स में। तो उस पे मुझे लगता है थोड़ा फोकस जाना करना चाहिए। ये इंडेक्स लेवल एक गेस वर्क है, मतलब हम इंटेलिजेंट साउंड करने के लिए लेवल दे सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि ये गेस करना किसी के लिए भी पॉसिबल है। आपने सही कहा, और कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए है कि लार्ज कैप इंडेक्स अगर 10% की उम्मीद कर रही है, तो आपका मल्टी कैप पोर्टफोलियो अलग अलग तरह के बिजनेसेस का जो बास्केट है वो कितना ग्रो कर सकता है। लेकिन हम जाते हैं बुनियादी बात पे। आप सिंगल पोर्टफोलियो रन करते हैं या मल्टीपल पोर्टफोलियो? बट फॉर एग्जांपल आपने मेन पोर्टफोलियो की बात करी है, वहाँ पे जो आपके 20-25 बिजनेसेस हैं, उनके अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी या अर्निंग्स का अनुमान वर्स्ट केस में, अगर आप 20% 25% डिस्काउंट भी कर दें, तो अगले 4-5 क्वार्टर्स में क्या विजिबिलिटी दे रहा है आपको, जो ब्लेंडेड अर्निंग्स की ट्रैजेक्टरी है, ग्रोथ है?
अजय, हमने 2 साल का किया है फाइनेंशियल श्योर। मॉडलिंग, मतलब कि कुछ उसमें एब्रेशंस आते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में हमें अगले साल में अराउंड 21% के आसपास ईपीएस ग्रोथ दिखता है, और उसके अगले साल लगभग 23% दिखता है। जो हमने, और हमारा लगभग, हालाँकि हम मार्केट कैप थोड़ा एग्नोस्टिक है, बट अभी जो हमारा मिक्स है वो करीबन मे बी 60-40 है। 60% लार्ज कैप है। लार्ज कैप हम 50,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप को डिफाइन करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप की अलग-अलग डेफिनेशंस है मार्केट में। और जैसे मैंने बोला, मेरे कुछ पसंदीदा सेक्टर है। थोड़ा मुझे लगता है कि नियर टर्म में हम लोग थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स पे ओवरवेट है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रांग है, अर्निंग्स अच्छी रहने वाली है, वहाँ पे आपको एंकर होना चाहिए। तो हम थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स पे ओवरवेट है। हम मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, केमिकल्स में, सिलेक्टिवली कुछ एपीआई सीडीएमओ कंपनीज दे रहे हैं, क्योंकि 30-40% हमें कम में मिल रही है। हम सिलेक्टिवली कुछ आईटी कंपनीज में भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है तभी आईटी कंपनीज आपको 25-30% डिस्काउंट में मिलती है। और हम होम इम्प्रूवमेंट थीम, जिसके बारे में मैंने काफी बार चर्चा करी है। अगर आप दिनेश खेरा जी का कल का बोर्ड रूम का कमेंट्स देखें, उन्होंने हाउसिंग लोन के बारे में बात करी है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। 95% होम लोन फर्स्ट फर्स्ट टाइम होम बायर्स की है। तो ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स का नंबर बढ़ता रहेगा, और डिसबर्सल 35% बढ़ा है, जबकि हमने देखा है कि होम लोन का दर काफी बढ़ा है। तो कुछ स्ट्रक्चरल लीवर्स हैं इकोनॉमी में। वहां मुझे लगता है कि अगर अर्निंग ग्रोथ मेरे हिसाब से इनपुट है, स्टॉक प्राइस आउटपुट है। अगर अर्निंग ग्रोथ आप 15-20% मेंटेन कर सकते हैं, सूनर और लेटर प्राइस उसको मिरर करेगा। राइट गुरमीत, तो ठीक है, एक रियलिस्टिक फिगर होनी चाहिए जिस पर आपने वेल वर्स्ड अपना क्लैरिटी भी दी। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक और व्यू आपसे जानना चाहें, आपके पसंदीदा सेक्टर तो आप बात कर रहे थे, ऑटो एक बहुत ही फेवरेट सेक्टर भी रहा है, लेकिन अब ऑटो पे किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? क्या जिस तरह के नॉन मेट्रो सिटी से, सेमी अर्बन से, रूरल एरिया से कंजम्पशन और डिमांड ट्रेंड्स रहे हैं, देखकर लग रहा है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है जो रहेगा। और आप ये सभी स्पेसेस में देखें, आप टू व्हीलर में देखें तो आयशर मोटर की डिमांड जिस तरह की है, उनके रिकॉर्ड नंबर्स रहते हैं, आगे जाके जनवरी में भी अपने रिकॉर्ड सेल्स प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी एक व्यू रखना पड़ेगा कि कौन हर सेगमेंट में, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, इनमें भी आपको कौन से स्पेसेस हैं, कौन से वो स्पेसेस हैं जहाँ प्रीमियमाइजेशन का ट्रिगर बड़ा होगा, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी एज कम्पेयर टू द एरियाज जो सेमी अर्बन को या रूरल एरियाज को केटर करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक बोला है। सिलेक्टिव होने की जरूरत है। जैसा मैंने बोला, आप ओईएम्स पे सबसे ज्यादा प्रीमियमाइजेशन हमें एमएनएम में देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने बोला, 2,60,000 यूनिट्स का ऑर्डर बैकलॉग है, जिसमें से 1 लाख अभी स्कॉर्पियो एन ने ऐड किया है। 5 सक्सेसफुल एसयूवी लॉन्चेस किए उन्होंने, और अभी ईवी लॉन्च है अगले साल जनवरी में। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी उनकी बेहतर हुई है। ट्रैक्टर सेगमेंट में उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, जबकि फर्स्ट हाफ ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लगभग 42% मार्केट शेयर है। फार्म इक्विपमेंट की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, और उन्होंने अपने नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को एग्जिट भी किया है। एलसीवी में भी, कमर्शियल व्हीकल्स में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल सारे सेगमेंट्स उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, और वैल्यूएशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो अभी भी रीजनेबल है। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है अराउंड 1400 जाने के बाद। हमें कंटेंट पर कार, जिसे प्रीमियमाइजेशन कहते हैं, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेटा में पिछले 6-7 साल से है। 2,000 रुपए का उनका किट वैल्यू पर कार होता था, वो 40-50 हजार रुपए किट वैल्यू पर कार की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर कार। आज वो एलॉय व्हील्स, कार सीट्स, एयरबैग्स अगले साल से 6 हो जाएंगे। अभी 2 लगते हैं छोटी कारों में। तो एक एयरबैग लगभग 5,000 रुपए का आता है। तो 20,000 रुपए से आप देखिए किट वैल्यू सिर्फ वहां बढ़ने वाली है। तो ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड हमें हमें बहुत एंसिलरीज को भी बेनिफिट करेगा। मुझे लगता है कि कुछ जगह हम आपको अशोक लेलैंड जैसी कंपनी, मुझे लगता है कि ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। मैं टू व्हीलर स्पेस पे अभी भी थोड़ा सा एक क्वार्टर देखना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि रूरल डिमांड थोड़ी सी पिकअप होती है। हालांकि टीवीएस ने बहुत अच्छा किया है टू व्हीलर्स में। उन्होंने भी, अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक में, एक्सपोर्ट सेगमेंट में, प्रीमियमाइजेशन में, उनका जो आईक्यू मॉडल है इलेक्ट्रिक में, वो बहुत अच्छा कर रहा है। डेट कम हुआ है। तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, रादर देन बोलना कि मैं सिर्फ सीवी लूंगा या पर्सनल व्हीकल लूंगा। तो बास्केट अप्रोच रखें, और
जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जैसे केपीआईटी है, 100% सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है ऑटोमोबाइल को। हमने देखा है कि उन बहुत अच्छा किया उन्होंने। आज उनको रेनॉल्ट से ऑर्डर मिला है, जो कि काफी बड़ा प्रोग्राम है उनका, क्योंकि ये मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखिए सॉफ्टवेयर कॉस्ट गाड़ी में 2015 में 10% होती थी, आज करीबन 28% है। 2025 में सॉफ्टवेयर का कॉस्ट लगभग 50-55% होगा। तो ये क्लियर ट्रेंड है जो आप कैप्चर कर सकते हैं। गुरमीत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप मुंबई में हो तो हमारे स्टूडियोज में आइएगा। 100%, next time. We look forward to welcome you, Gurmeet. Have a nice day to you. चलिए, ये थे गुरमीत चड्ढा अपना फंडामेंटल एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते हुए। सिलेक्टिव होना चाहिए इनका कहना है मार्केट में, और इस वक्त बाजार अगर देखें कई ऐसे पॉकेट्स को पनिश कर रहा है जिनके या तो वैल्यूएशंस हाई है या फिर जो प्रॉफिट्स कमा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस क्या